हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज का जो विषय है वह है अकबर की राजपूत नीति। अकबर और राजपूतों का संबंध कैसा था, आज उसके बारे में जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा। इससे पहले अगर हम देखते हैं इसके इतिहास को कि भारत में तुर्कों की जो शासन हुई थी, यानी तुर्कों की स्थापना के बाद जब देखते हैं यहाँ पर वंशानुगत रूप से जो है स्थानीय सरदार थे, जो अधिकांशतः क्या थे, हिंदू थे, जो विभिन्न स्तरों पर जो है हिंदू राजनीतिक सत्ता और भू राजस्व के रूप में ग्रहण किया था। इसके साथ साथ वो कृषि उत्पादन करते थे और उसके हिस्सेदार भी हुआ करते थे। शाही जितने भी राज्य अधिकारी होते थे, जमींदारों के बीच में प्रशासनिक सत्ता का विच्छेद देखने को मिलता है यहाँ कि राज्य के जितने भी जो प्रशासन के अधिकारी हुआ करते थे और जमींदारों के बीच में ये प्रशासनिक सत्ता के विरुद्ध में जो है काफी विच्छेद देखने को मिलती है, क्योंकि उनके द्वारा अपने अपने प्रभाव क्षेत्र निर्धारित करने की अपनी इच्छा के कारण तनाव उत्पन्न होता था। अपना अपना क्षेत्र में निर्धारित करने की चेष्टा यानी उसकी इच्छाओं के कारण तनाव उत्पन्न होता था, जिसको एक धार्मिक रंग दे दिया जाता था। ऐसा विशेष रूप से उन क्षेत्रों में घटित होता था जहां स्थानीय सरदार गैर मुस्लिम एवं प्रभावशाली जाति के हुआ करते थे। इस तनाव के कारण जो है बराबर जो है विवाद और लड़ाई की स्थिति होती रहती थी, बनी रहती थी। अकबर ने इन्हीं स्थानीय जमींदारों एवं विशेष रूप से देखते हैं राजपूतों के साथ जो है समझौता किया था। अब हम ये देखते हैं कि अकबर ने जो राजपूत संबंध में देखते हैं कि राजपूत शासकों के साथ साथ अपने व्यवहार से अकबर ने स्पष्ट कर दिया कि वह उनकी रियासतों को मुगल साम्राज्य में मिलाने या उनकी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों सभी जितने भी राजपूत शासक था उनके व्यवहार से जो है अकबर ने क्या किया था, स्पष्ट कर दिया जो उनके रियासत थे, जो उनका अपना रियासत था, वो मुगलों को साम्राज्य में मिलाने का उन्हें नहीं था और ना ही उसे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के पक्ष में अकबर नहीं था। अकबर ने एक नवीन शाही संघ के प्रति केवल उनकी निष्ठा चाहता था कि निष्ठा चाहते थे कि उसके प्रति वफादार रहे। तो ये चार बातें जो है आवश्यकता थी जो अकबर ने किया था। और ये क्या था कि राजपूत शासक को खराज जो दिया जाता है, खराज की एक निश्चित रकम अदा करनी होगी राजपूत शासक को। अकबर चाहता था कि खराज के रूप में जो है हमें एक निश्चित रकम अदा करे राजपूत शासक। दूसरा था उनको अपनी विदेश नीतियों के निर्धारण और पड़ोसी रियासतों से युद्ध के द्वारा आपसी झगड़ों को सुलझाने में अधिकार नहीं होंगे। यानी यही कार्य थे कि विदेश नीतियों का निर्धारण और पड़ोसी रियासतों के युद्ध के द्वारा युद्ध द्वारा आपसी झगड़ों को सुलझाने का अधिकार वे नहीं होंगे। ये दूसरा था। तीसरा था आवश्यकता पड़ने पर उनको निश्चित संख्या में सशस्त्र सैन्य दल साम्राज्य की सेवा के लिए भेजना होगा, यही सशस्त्र सेना। तीसरा चौथा था स्वयं को साम्राज्य का अभिन्न अंग समझना होगा कि सब जो रियासत था राजपूतों का उसे स्वयं जो है एक अभिन्न अंग समझना होगा राजपूतों के प्रति। यही समझौता था और यही बातें की गई थी। तो इस समझौते के अनुसार अकबर की राजपूत नीति का मुख्य तत्व ने राजपूतों के साथ मुगल साम्राज्य के संबंध का एक आधार निर्धारित किया। यानी इसी समझौते के आधार पर अकबर ने क्या किया था, राजपूत नीति के जो तत्व थे ये सब राजपूतों के साथ जो है मुगल साम्राज्य के संबंध का एक जो है समझौता यानी उसी को आधार बनाकर एक निर्धारित किया। तो इसकी विशेषता क्या है, यानी मुगल साम्राज्य की जो राजपूत नीति का एक और तो क्या कर रहा था, समझौते का आधारित था। पहली विशेषता क्या था, एक और समझौते पर आधारित था और दूसरी ओर अस्थायी संबंधों की स्थापना के लिए जो आवश्यकता पड़ने पर सैन्य शक्ति के योग्यता के आधार पर, यही दो इसकी बड़ी विशेषता थी राजपूत नीति का। पहला हमारा था समझौते के आधार पर था, दूसरा था हमें सैन्य शक्ति की योग्यता के आधार पर, क्योंकि अस्थायी आवश्यकता पड़ने पर यह जरूरी था। एक राजा का अपने भूतपूर्व राज्य क्षेत्र पर अधिकार कायम रह सकता था, आंतरिक विषयों में उसे पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त थी। यानी एक राजा का जो अपने भूतपूर्व राज्य क्षेत्र यानी जो पहले का जो राज्य क्षेत्र था उस पर अधिकार कायम रह सकता था और आंतरिक विषयों
में उसे पूर्ण स्वायत्ता प्राप्त थी, यानी उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो बाह्य आक्रमणों से पूर्ण सुरक्षा की गारंटी भी थी, यानी बाहरी आक्रमण से सुरक्षा थी। कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो रियासत जिन राजा का जो था, राजपूतों का जो था, उस पर कभी आंतरिक रूप से हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन बाहरी अगर आक्रमण होती है उससे पूर्ण सुरक्षा की गारंटी अकबर देंगे। यही चाहते थे। अकबर ने जो है राजपूतों को प्रशासन संचालन में तथा युद्ध अभियानों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। अकबर ने राजपूतों को प्रशासन को सलाह, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा क्षेत्र में हिंदुस्तान को चलाना इतना आसान नहीं था, इसलिए राजपूतों को प्रशासन संचालन में और युद्ध अभियानों के लिए आमंत्रित किया। और आमंत्रण स्वीकार करने वालों को जो उनके मान सम्मान दिया गया। जो उनका आमंत्रण स्वीकार किया उसे मान सम्मान और योग्यता के अनुरूप उसे उच्च पद भी प्रदान किया गया। यानी अकबर ने जो है, जो उनकी स्वीकार किया आमंत्रण, तो उसे मान सम्मान और योग्यता के आधार पर जो है उसे पद भी दिया, जैसे मनसब, जागीर, ये सब जितने भी थे, या अच्छे अच्छे उच्च पद पर भी दिए। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है अकबर ने किसी एक कुल की अधिकारियों को एक ही स्थान पर केंद्रित नहीं होने की का एक बहुत बड़ा सख्त नीति अपनाई थी, क्योंकि आवश्यकता के कारण क्या था, बहुत ही आवश्यकता के कारण जो है लोगों को इस तरह से जो है यह नीति लागू की थी। अकबर राजपूतों के एक बड़े परिमाण के रूप में मुगल सेवा में लेने में सफल रहा था। इस तरह कैसे? क्योंकि अकबर को आभास हो गया था, क्या अकबर को आभास हो गया था कि जमींदारों और स्वायत्त शासी राजाओं की शक्ति इस हद तक बढ़ गई है कि उत्तरी भारत में सशक्त केंद्रीकृत राज्य की स्थापना उन लोगों के साम्राज्य को व्यापक हिस्सेदार बनाए जाने की स्थिति में ही संभव है। क्योंकि इतनी बढ़ गई थी ताकि उन लोगों को हिस्सेदार या व्यापक रूप से बनाए जाने में संभव है, तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अकबर ने अपने सारे कार्य किए। राजपूतों में हम देखते हैं कि राजपूतों से अकबर के वैवाहिक संबंधों की स्थापना को भी और सशक्त राजाओं और जमींदारों के प्रति मुगलों की नीति के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि जब हुमायूं 1555 और 56 ईस्वी में ईरान से जब भारत आया, तो उसने भी उपरोक्त वर्ग यानी उच्च वर्ग यानी राजपूत का वर्ग जो थे, जमींदार जो बड़े बड़े थे, उपरोक्त वर्गों को अपने पक्ष में करने की नीति हुमायूं ने भी नीति अपनाई थी, लेकिन समय नहीं मिला। लेकिन देखते हैं कि जमाल खां मेवाती उस समय हिंदुस्तान के बहुत बड़े जमींदारों में से एक था, लेकिन हुमायूं की अधीनता स्वीकार किया और हुमायूं ने उनकी पुत्रियों में से एक से विवाह किया और स्वयं दूसरे बैरम खां का विवाह भी हुआ था। तो बाद में देखते हैं कि कालांतर में कि राजपूतों के संदर्भ में इस नीति में अकबर ने भी और भी व्यापक और विशाल रूप जो है ये विस्तृत किया था राजपूत नीति। यानी राजपूत नीति में राजपूतों की कन्याओं से विवाह करना ये बहुत बड़ा व्यापक और विस्तृत और व्यापक भी बनाया। राजपूतों को संतुष्ट करने और उनसे मैत्री संबंध मतलब मित्रता संबंध स्थापित करने की नीति में उज्बेकों का दमन होने के बाद ही, यानी 1565 से 67, यानी उज्बेकों को समाप्त करने के तुरंत बाद यह परिवर्तन आया। राजपूत नीति अकबर ने कब लाया? जब उज्बेकों को दमन किया, तब 1567 यानी 1567 ईस्वी के बाद तुरंत ही जो है इसमें परिवर्तन किया और ये मैत्री संबंध बनाना प्रारंभ किया राजपूतों से। तो अकबर ने अब उनको अधीन करने के लिए आक्रामक नीति का भी सहारा लिया। अकबर ने कुछ क्षेत्रों पर आक्रामक नीति भी अपनाने पड़ा था, सहारा लिया था। चित्तौड़ के जब पतन हो गई तो अकबर द्वारा इस्लाम के काफिरों पर विजय घोषित किया। कहने का तात्पर्य कि चित्तौड़ के पतन के बाद अकबर जो है इस्लाम के गैर इस्लाम जो थे जहां पर, वहां भी विजय घोषित किया। 9 मार्च 1575 ईस्वी को पंजाब में एक स्थिति आई कि पंजाब में बहुत सारे अधिकारी थे जो अधिकारियों को अकबर की चित्तौड़ पर विजय की सूचना देने के लिए एक फतहनामा जारी किया। चित्तौड़ का जैसे ही जो विजय हासिल किया, वैसे ही चित्तौड़ की विजय की सूचना देने के लिए एक फतहनामा जारी किया गया, जिसकी भाषा कैसी थी? असहिष्णु थी, उत्तेजक भाव से जो है परिपूर्ण था। इस दस्तावेज की जो है
तुलना किसी कट्टरपंथी शासक द्वारा जारी किए गए दस्तावेज से की जा सकती है। तो इस तरह से बातें हुई। जैसे आमेर के जो है कचवाहा जो राजपूत थे, उसके अलावा जितने भी 1562 ईस्वी के बाद राजपूत जो जितने भी थे अकबर की सेवा में आए, जितने भी लोग, सभी राजपूतों ने जो है अकबर की अधीनता चित्तौड़ के पतन के बाद ही जो है स्वीकार किया था। और इस तरह से वैवाहिक संबंध के द्वारा भी जो है इन्होंने एक नीति अपनाई। तो यही है हमारा अकबर की राजपूत नीति। तो अगला जो है वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे धार्मिक नीति या अकबर की धार्मिक नीति क्या थी। तब तक यही क्लास समाप्त करते हैं।